मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है। हम हजारीबाग झारखंड से हैं। इस ईयर 2020 में मेरा इंजीनियरिंग सर्विस में ऑल इंडिया रैंक 6 आया है और गेट में ऑल इंडिया रैंक 49 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। हम अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता से कंप्लीट किए हैं। हम आईएएस मास्टर का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोल थे और ये रियली हेल्पफुल किया। जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछा गया मोस्टली दैट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन और रिलेटेड टू क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। और जो इन्वायरमेंट यहाँ पे था, 4 पैनल मेंबर जिस तरह से बैठे हुए थे, सिमिलर टू दैट ऑल्सो यूपीएससी बोर्ड में भी देखने को मिला। सो आईएएस मास्टर का जो ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था रियली हेल्प किया कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। Congratulations, Saurav Kumar Singh, on securing All India Rank 6 in ESE 2020 from Electronics and Communication Engineering branch. थैंक यू मैम। Saurav, it's a huge success. How was it received? Take us through the very special moment when you got to know about the result. एक्चुअली उसमें एनटीपीसी के टाउनशिप में क्रिकेट खेल रहे थे, तो मेरे फ्रेंड्स लोग देखे रिजल्ट और वो लोग आए और बताएं कि AI 6 आया। तुमको तो विश्वास हुआ नहीं। फिर हम टेलीग्राम ग्रुप पे देखे, डाउनलोड किए पीडीएफ, उसके बाद उसमें दिखा तो फिर इट्स मतलब ग्रेट मोमेंट था सर। मतलब How did you start your preparation for engineering services? सेकेंड ईयर में हम डिसाइड किए थे कि एसी का एग्जाम देना है, बिकॉज हमको एक अंदर से रिग्रेट था कि आईआईटी नहीं गए। तो हम सीनियर से कंसल्ट किए तो वो बोले कि आईआईटी का रिग्रेट अगर दूर करना है तो एक ही उपाय है, इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट जॉब होता है एसी का। तो वो क्रैक कर लो, एक नंबर रहेगा। तो मतलब सबसे बेस्ट रहेगा इंडिया में अगर चाहते हो जॉब करना, ग्रुप पे गैजेटेड ऑफिसर बनना। तो उसी समय से माइंडसेट बना लिए थे सेकंड ईयर से ही कि मतलब कि इंजीनियरिंग सर्विस का तैयारी करेंगे। उसी समय से फिर क्या किए, हर एक सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट रहता था एक्चुअली, उसमें 4 या 5 इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस था। तो उसी का बुक हम लाइब्रेरी से लेते थे और उसी से अकॉर्डिंगली एसी का सिलेबस देख के उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते रहे। Why did you choose engineering services as your career path? इंजीनियरिंग सर्विस जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स इनिशियल स्टेज से करता है वो शायद कोई जॉब नहीं करता है सर। डे वन से आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजरियल रोल प्ले करते हैं। आपके रोल मेकिंग पावर फर्स्ट डे से स्टार्ट रहता है कि मतलब आप इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कंट्री के लिए। और मीन्स ये बेटर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सो दैट्स व्हाई सर इंजीनियरिंग सर्विस चूज की थी सर। What was your GATE rank? ऑल इंडिया रैंक 49 था। Similarities and different between ESE and GATE. अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 2 सर्कल, इनर सर्कल गेट है और आउटर मोस्ट सर्कल इंजीनियरिंग सर्विस है। मींस जो जो सिलेबस गेट का है वो तो इंजीनियरिंग सर्विस में है ही। बाद में कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी आते हैं जो कि गेट में नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विस में है। बट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो गेट में होता है और इंजीनियरिंग सर्विस में होता है क्वाइट डिफरेंट रहता है। प्री में इंजीनियरिंग सर्विस का बस 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना रहता है, बट गेट में 2 या 3 मिनट का क्वेश्चन रहता है। तो ऑब्वियस सा बात है गेट का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, स्टैंडर्ड रहता है एज कम्पेयर टू प्री का इंजीनियरिंग सर्विस का। बट मेंस में ऐसा नहीं है, मेंस का तो कुछ टफ रहता है, डेरिवेशन रहता है, न्यूमेरिकल रहता है। तो बट अगर प्री और गेट को कंपैरिजन करेंगे तो गेट स्लाइटली हार्डर है एज कंपेरिजन टू द प्री। सो इसीलिए हम गेट भी दिए थे कि मतलब कि अपना टेक्निकल नॉलेज को चेक करने के लिए हम गेट एक बार दे लिए थे कि पता चले कि हम मींस प्री के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। So that's why How did you ace both GATE and ESE through self-study? माइंडसेट शुरू से ही क्लियर था सर। किस करना है इंजीनियरिंग सर्विस ही था। गेट तो बस यूं ही दिए थे। तो मींस इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरवर्स हम बताते हैं आपको, मतलब कि था कि कंपटीशन तो नो डाउट हर जगह हर फील्ड में सर। अगर ग्रुप डी का भी जॉब देखिएगा तो उसमें भी कंपटीशन है, चाहे वो ग्रुप ए हो या ग्रुप डी हो, हर जगह कंपटीशन था। तो बट उस कंपटीशन में देखना था कि मतलब कि पहले तो कैसे इसको मतलब कि कैसे सबसे कंपटीशन है, रिलेटिव कंपटीशन है, तो कंपटीशन में कैसे ऐड करना है उसके लिए सबसे बेसिक चीज है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और आपके पास स्पीड होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या किए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किए। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट करते थे और देखते थे क्या कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। स्पीड के लिए सेम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से स्पीड आएगा। तो बस इसी तरह से करते गए और बस यही था सर। Which book you choose in college for ESE preparation? वेबसाइट पे भी मिल जाएगा सब बुक। कोई हर सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बुक्स होता है सर। जैसे कि डिजिटल के लिए मॉरिस मैन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए देखिएगा तो ये सैडिकू है, नेटवर्क के लिए इसका बुक आता है, मैक्सवेल का आता है। तो हर एक के लिए हम लोग का बुक फॉलो ही होता था कॉलेज में, स्टैंडर्ड बुक ही चलता था सेमेस्टर में भी। तो सेमेस्टर के लिए स्टैंडर्ड बुक लेते ही थे और सिलेबस था इंजीनियरिंग सर्विस का, तो साथ साथ साइड बाय साइड इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ते थे और सेमेस्टर तो बस
इंजीनियरिंग सर्विस का तैयारी कर ही लिए तो सिलेबस तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। तो कुछ 4 सब्जेक्ट को एक मतलब 4 सब्जेक्ट रहता था हर एक सेमेस्टर में, तो हर एक सब्जेक्ट को उठा के उसका नोट्स बना लेना पढ़ के, कंसेप्ट क्लियर करके, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते थे। इसी तरह से कंटिन्यूअसली सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की और फोर्थ ईयर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, उससे और उस समय लेवल ऑफ कंपटीशन एक्चुअल पता चला कि क्या है नहीं है। तो उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली वही फ्लो के साथ बढ़ते रहे। According to you, what is the right time to prepare for ESE? बना लिए तब राइट टाइम है सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि कोई थर्ड ईयर में से स्टार्ट करके फोर्थ ईयर में अच्छा रैंक ले आता है, कोई एक साल ड्रॉप करके ले आता है, फिर सेकंड ईयर से। तो जब मन बन गया तब से ही, मतलब बस जब से मन बना लिए कि प्रिपरेशन करना है, उसके बाद फिर सिंगल माइंडेड होके बस वही एग्जाम के बारे में सोचना है कि मतलब इंजीनियरिंग सर्विस करना है तो सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विस। तो जब माइंड बना लिया और साइड राइट स्ट्रेटजी बना लेना है पहले पढ़ने से पहले कि क्या स्ट्रेटजी रहेगा, एक महीना में हम कितना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके आगे क्या करेंगे। एक्चुअली हम थर्ड ईयर से ही मेरा माइंडसेट था कि मतलब कि एक साल के बाद यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, उसका ये होगा ये होगा ये होगा, मीन्स एक प्री प्लान रोड मैप बना लेना एक्चुअल में ज्यादा हेल्पफुल होता है एग्जाम से पहले से। What was your overall strategy? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस का प्रिंट आउट लिए थे, उसका सिलेबस का प्रिंट आउट में मार्क कर लिए थे हर एक सब्जेक्ट के आगे, ये किस सेमेस्टर में, ये किस सेमेस्टर में, ये किस सेमेस्टर में। एक्चुअली सेकंड ईयर से स्टार्ट किए थे तो फर्स्ट ईयर का जो भी पार्ट था वो तो ऑलरेडी बीत चुका था, तो माइंड में यही था कि जो सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर का भी कंप्लीट करना है और सेकंड ईयर का भी सिलेबस कंप्लीट करना है, बिकॉज आगे जाके और हैक्टिक होगा जब टेस्ट सीरीज सब आएगा। तो सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर का जो था गेट इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस जो कि फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ा दिया गया था और जो सेकंड ईयर में ऑनगोइंग चल रहा था, वो सब सब्जेक्ट का मार्क किए। उसके बाद उसके स्टैंडर्ड बुक्स लिए, उस स्टैंडर्ड बुक्स में टिक किए क्या क्या पॉइंट, मतलब क्या क्या टॉपिक है उस सब्जेक्ट का जो कि इंजीनियरिंग सर्विस में आता है, बिकॉज वही पढ़ेंगे तो मेरा सेमेस्टर तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और इंजीनियरिंग सर्विस का भी तैयारी हो जाएगा। तो उसके लिए फिर बुक को पढ़ते थे, अंडरलाइन करते थे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाते थे, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करके देखते थे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्या चीज ऐसा है जो कि इस बुक में भी नहीं है जो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए चाहिए। उसके लिए फिर यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, कहीं पे कोई दूसरा बुक फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज हर एक स्टैंडर्ड बुक्स का अलग अलग वे स्टाइल लिखने का, कोई टॉपिक को एलोबरेट करता है, कोई टॉपिक को एलोबरेट करता है। तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर नहीं रहा तो फिर दूसरा स्टैंडर्ड बुक लिए, उसके बाद मतलब पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक को कवर कर लेना है इंजीनियरिंग सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे सिलेबस को देख करके प्रीवियस ईयर करके फिर एक नोट्स बना लेते थे कि बिकॉज हर बार तो स्टैंडर्ड बुक लेना और फॉलो करना इतना पॉसिबल होगा नहीं, बिकॉज 24 सब्जेक्ट हो जाता है एक टाइम पे, तो इसीलिए हर एक सब्जेक्ट को लेके उसका नोट्स बना लेते थे, बिकॉज अगला बार जब हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने आए तो बस उस नोट्स को देख लेंगे तो मेरा हो जाएगा। तो ऐसे करके हर एक सब्जेक्ट को करते गए और थर्ड ईयर में क्या किए कि थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर का और थर्ड ईयर का, जैसे सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को कवर किए, उस तरह से थर्ड ईयर में थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर को कवर किए, बिकॉज फोर्थ ईयर में टाइम मिलेगा नहीं। फोर्थ ईयर से ये माइंडसेट था कि टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा ऑलरेडी, तो फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट हमको थर्ड ईयर में कर लेना था। और एक्चुअली हर एक कॉलेज में एक रहता है कि आप 4 ऑप्शनल आपके रहेगा सब्जेक्ट, उसमें से कोई एक या दो चूज करना रहता है, तो वही ऑप्शनल चूज करते थे कि जो कि इंजीनियरिंग सर्विस का सिलेबस मिलता है। फॉर एग्जांपल डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हम पहले ही फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे, और डेटा एल्गोरिथम तो इसलिए हम जब थर्ड ईयर में मेरा डेटा स्ट्रक्चर आया तो उसके जगह पे हम इंस्ट्रूमेंटेशन ले लिए, बिकॉज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग सर्विस में सेम मटेरियल साइंस के साथ किए। तो इस तरह से जो जो सब्जेक्ट था ऑप्शनल हम ले सकते थे जो कि इंजीनियरिंग सर्विस में था और सेमेस्टर भी हो जाता है, वैसे लिए। और फिर फोर्थ ईयर में जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ तो मेरा ऑलरेडी कुछ कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट था, और जैसा हम लोग सोचेंगे वैसा तो एक्चुअली में फॉलो होता नहीं है, तो 90% फॉलो हुआ था, 10% सिलेबस रह चुका था। तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ वो 10% सिलेबस किए हैं, और जब टेस्ट सीरीज देने लगे तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज जब जैसे ही कंप्लीट होता था उसका नोट्स में जो जो पार्ट हम भूल चुके हैं और जो टेस्ट सीरीज से सीखे वो दोनों को कंबाइन करके एक शॉर्ट नोट्स बना लेते थे, बिकॉज एग्जाम से एक मंथ पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो नोट्स बनाए वो भी पढ़ पाए। तो शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल किया लास्ट का मॉक देने में और मेन एग्जाम देने में से। तो ऐसे What was your study schedule? स्टडी शेड्यूल था सर, सुबह 6-7 बजे से बेसिकली पढ़ने बैठे थे, और कॉलेज था बट कॉलेज प्रैक्टिकल के दिन ही हम जाते थे, मतलब खाली प्रैक्टिकल फर्स्ट हाफ में रहा या सेकंड हाफ में रहा तो फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ प्रैक्टिकल करके हम वापस आ जाते थे, बिकॉज प्रैक्टिकल का ही मीन्स अटेंडेंस में मोस्टली काउंट होता था, और जो नॉन प्रैक्टिकल का था तो वो तो एचओडी सर से बात करके हो जाता था। तो बेसिकली अगर मान लीजिए जिस दिन कॉलेज नहीं उस दिन को बताते थे, सुबह 7 बजे से वही सुबह पढ़ते थे, मतलब 12 बजे तक, उसका फिर लंच हुआ, उसके बाद फिर शाम में पढ़ लिए, रात में पढ़ लिए 1-2 बजे तक, मीन अप्रॉक्स 16-18 आवर्स पर डे। फोर्थ ईयर में जब आए तब से, शुरू में तो 8-10 घंटा ही चलता था सेकंड थर्ड ईयर में। How did you keep yourself healthy with this tedious schedule? जो था मेरा प्रोसीजर एक गलत था, हमको बाद में पता चला, मतलब 18 आवर्स पढ़ना भी इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ता था, उसके चलते से मेरा हेल्थ इशू भी बहुत हुआ सर। प्री के पहले तबियत खराब हुआ, मेंस के पहले मेरा तबियत खराब हुआ, एक्चुअली 18 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम था और 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हम हॉस्पिटल, पटना हॉस्पिटल में भर्ती थे सर तबियत खराब के चलते।
और फिर उसी सेम हुआ प्री के साथ, 5 जनवरी को प्री का एग्जाम है और 1 या 2 जनवरी, 2 या 5 जनवरी को मेरा फिर से तबीयत खराब हुआ। उसके हेल्थ इशू बहुत है, ऐसा मीन्स यही रूटीन को फॉलो करते थे, 18-18 घंटा, 16-16 घंटा रेगुलर बैठने से हेल्थ इशू बहुत हुआ। तो हम सजेस्ट करेंगे कि ये फॉलो नहीं करना है, मतलब टाइम टू टाइम ब्रेक लेते रहना है, खेलना भी कूदना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट हम ऐसा नहीं किए एक्चुअली, उसके चलते हमको कॉन्सिक्वेंस भी देखना पड़ा तबियत खराब के रूप How much time should be given daily to get a good rank in ESE? में। तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, मीन्स मतलब कि उसका ग्रास्पिंग पावर कैसा है सर, मतलब ये तो पर्टिकुलर कुछ लॉ नहीं है कि मतलब कि 10 घंटा ही पढ़िएगा तो होगा और 4 घंटा पढ़िएगा तो नहीं होगा। मीन्स हर एक आदमी का कैपेबिलिटी है, बस उससे अच्छा है कि हम लोग ये डिसाइड करें कि इतना सिलेबस है, इतना दिन में कंप्लीट करना है। अब मेरा पावर क्या है कि हम इतना सब्जेक्ट को कितना घंटे पढ़ के हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो अगर हम डेली 4 घंटा भी देकर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर पा रहे हैं तो इनफ है 4 घंटा मेरे लिए। बट हाँ, जितना भी आवर पढ़े मतलब सिंसियरली पढ़े एकदम, मीन्स उसी के बारे में सोचे और वही सिर्फ पढ़े और अच्छा से 3H को फॉलो करना है सर, मतलब हैंड भी चलते रहना चाहिए पढ़ाई समय या रिवीजन के चलते, हैंड आई हेड और हर्ट, ये जब तीनों का कॉम्बिनेशन 3H चलेगा तो एक्चुअली मतलब जल्दी ग्रैप्स होता है और लॉन्ग टाइम तक फॉलो होता है सर। तो इस टोटली डिपेंड होता है स्टूडेंट कितना जल्दी ग्रैप्स कर पाता है और कितना लॉन्ग टाइम तक वो रिटेन कर पाता है और कितना देर वो बैठ सकता है सर। How many subjects you used to study in a day? तो मेरा एक आदत था कि मतलब कि हम एक दिन में 2 सब्जेक्ट, सब बोलते हैं कि 2 सब्जेक्ट पढ़ लो मीन्स माइंड स्विच हो जाएगा, सुबह में कोई शाम में कोई। बट मेरा ये आदत था सर, हम एक सब्जेक्ट को लेते थे और उसी को 1 वीक या 10 दिन या 15 दिन या 1 मंथ जब तक कंप्लीट नहीं होता तो वही सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ते थे। उससे क्या होता था सर कि अगर सुबह पढ़े तो कल पढ़ेंगे तो हमको लिंक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम मान लीजिए 4 सब्जेक्ट है एक सेमेस्टर में और 6 मंथ का टाइम है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, मीन्स अप्रॉक्स 1.5 मंथ देना है तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाते थे और उसको 20-25 दिन में पूरा उसका सिलेबस कंप्लीट कर देते थे सब्जेक्ट को पढ़ के, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर बनाते थे और नोट्स बना के, ऐसे करके मेरा 1.5 मंथ लग जाता था। तो मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा के और लगातार जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, पहला स्टेज में, मतलब पहला स्टेज क्या था, मेरा मेरा अपना स्टेज था कि मतलब सब्जेक्ट को पढ़ के कंसेप्ट समझ लेना, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना और उसका नोट्स बना लेना, ये पहला स्टेज था एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। तो ये हम 1 मंथ या 1.5 मंथ लग जाता सर, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस का कैसा वास्टनेस है और क्या मीन्स लेवल ऑफ डिफिकल्टीज है सर। What was your strategy for ESE prelims? हम कंबाइन लेके चले थे, मतलब कि प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों का साथ ही में, बट लास्ट का जब 7 मंथ के पहले टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाता है तो 7 मंथ पहले हम फिर फुल्ली फोकस्ड हुए प्री के लिए, और वही 7 मंथ का लास्ट 7 मंथ में ही हम पेपर 1 का तैयारी किए सर, बिकॉज पेपर 1 नॉन टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल में मैथ एप्टी तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं। उसके बाद बचा जो सब्जेक्ट, उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जो कि पेपर 2 से कम मीन्स मिलता जुलता है, और बचा हुआ कुछ सब्जेक्ट उसको टेस्ट सीरीज में जो जो क्वेश्चन आता था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको बैकग्राउंड में पढ़ लेते थे, उसी के बारे में उस चीज कोई पर्टिकुलर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया तो पॉइंट को इंटर कनेक्ट करके ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, ये भी पॉइंट हो सकता है, वैसे करके नोट्स बना के कंटिन्यूअसली 7 ही मंथ का लास्ट में पेपर, और पेपर 2 तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा जब टेक्निकल सब पढ़ रहा है तो। What was your strategy for GS? जीएस के लिए मेरा नॉन टेक्निकल पार्ट था, तो जीएस के लिए हम बताएं टेस्ट सीरीज को ही फॉलो किए और टेस्ट सीरीज में जो पॉइंट आ चुका है उसको फॉलो किए, मतलब उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली उसको और वास्ट किए गए। और मैगजीन करंट अफेयर के लिए और स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट, इसका एक तो बेसिक नॉलेज ले लिए कि क्या क्या टॉपिक है, हर एक पॉइंट टॉपिक के बारे में गूगल से रिसर्च करके हल्का फुल्का बेसिक नॉलेज मतलब एक बेस बना लिए और उसका टेस्ट सीरीज को एक्सप्लोर करके उसी में ऐड ऑन करते गए, बस ये स्ट्रेटेजी थी। What was your strategy for ESE mains? सबसे अच्छा स्ट्रेटजी ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिए कि मतलब क्या पूछ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, हर एक सब्जेक्ट से मतलब किस किस पॉइंट पे फोकस ज्यादा है तो उस टाइप से। और बेसिकली मेंस में क्या रहता है कि न्यूमेरिकली रहेगा और डेरिवेशन रहेगा और कुछ डेफिनेशंस रहते हैं। तो उसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ चुके हैं और उसका हर एक का डेरिवेशन आप नोट्स बनाते समय बना ही चुके हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही चुके हैं और गेट दे चुके हैं, तो गेटी का न्यूमेरिकल का एक्सपेंडेड वर्जन मेंस में आता है सर। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर एक बार बना लेना, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पढ़ के नोट्स शुरू में बनाए थे इनिशियल स्टेज में, तो वो नोट्स को फॉलो करने के बाद फिर आते थे मेन क्वेश्चन पेपर का मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको सॉल्व करना, फिर सॉल्व करते करने के टाइम भी पता चला कि अच्छा ये पॉइंट तो मिस हो गया है, तो फिर उसको पढ़ना, फिर उसका नोट्स में ऐड करते थे। उसके बाद फिर वो नोट्स में ऐड करने के बाद फिर कोई न्यूमेरिकल आया ऐसा जो कि आज तक नहीं देखे तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट देखना, फिर से उसको सॉल्व करना और जो जो इंपॉर्टेंट लगा पहले बार में बनाने में मेंस में उसको मार्क करके सेकंड टाइम रिव्यू के समय उसी क्वेश्चन जो मार्क किया हुआ उसी को देख के चले जाते एग्जाम। How did IES master previous year books for electronics and communication engineering help you?
आइस मास्टर की जो प्रीवियस बुक, उसमें मीन्स क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अच्छा से एलोबरेट करके हर एक चीज का मीन्स दिया हुआ है, मतलब समझाया हुआ है कि कैसे ये हुआ, कैसे हुआ, अच्छा से एलोबरेट। Tell us about your UPSC interview hall experience. अनएक्सपेक्टेड था सर, मिस यूपीएससी का इंटरव्यू हॉल का एक्सपीरियंस, बिकॉज हम 2-3 मॉक दे के गए थे ऑलरेडी। उसमें क्या था कि टेबल लगा हुआ था और टेबल के जस्ट सट के बैठे हुए थे, और मास्क और फेस शील्ड नहीं था, और जो पैनल मेंबर थे वो भी साथ पास पास बैठे हुए थे, और उन लोग में कोई फेस मास्क और शील्ड नहीं पहने हुए थे, तो आई कांटेक्ट बनाने में ज्यादा इजी हो रहा था। बट एक्चुअल इंटरव्यू में गए तो वहाँ टेबल चेयर से 10 फीट दूर बैठा दिया गया, और हर एक पैनल मेंबर के बीच में कम से कम 6 फीट का दूरी था। तो अगर आप आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा एक पैनल मेंबर से दूसरे पैनल मेंबर, तो आपको हेड को ऐसे ऐसे करना पड़ रहा था। तो बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बिकॉज वैसा प्रैक्टिस करके भी नहीं गए। और इंटरव्यू में मोस्टली मैंने रखता था सर फेस का एक्सप्रेशन, और मीन्स कैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं जब आप क्वेश्चन में फंस गए और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, तो उस समय आपका एक्सप्रेशन कैसा था, आप काम थे या कंपोज थे या नहीं थे, मीन्स मोस्टली ये पर्सनैलिटी टेस्ट था। तो अब सिंस हम लोग फेस मास्क पहने हुए थे और फेस शील्ड पहने हुए थे, तो सिर्फ आई कॉन्टेक्ट, आई से ही एक्सप्रेशन को जज करना था, बिकॉज बाकी सब तो ढका हुआ था। तो ये टफ था सर, मतलब कि मीन्स जो एक्सपीरियंस था वो मीन्स अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज पता ही नहीं था कि मतलब कि इंटरव्यू में जाने के बाद फेस शील्ड पहना के, फेस मास्क पहना के इतना दूर बैठा देंगे। How did IAS Master Interview Guidance Program help you? पहला मॉक इंटरव्यू हम आईएएस मास्टर कहीं ऑफलाइन दिए, ऑनलाइन दिए थे घर से। तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा गया सिमिलर सिमिलर टू वही लेवल ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी का भी हॉल में पूछा गया। और जो जो सर हमको पहला मॉक में रिकमेंडेशन किए थे कि तुम्हारा सब चीज ठीक है, बस तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में और जानो, तो फॉलो किए और एक्चुअली हेल्प किया सर। यूपीएससी में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, 5G 4G से रिलेटेड, तो हेल्पफुल था सर। How did you handle pressure in examination hall? मेरा बचपन से ही आदत है सर, हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तुम हर एक प्री के एग्जाम के दिन, मेंस के एग्जाम के दिन और इंटरव्यू में, तीनों दिन एग्जाम से पहले हमको नींद ही नहीं आया पूरे रात भर। तो हम 6:30 बजे, मतलब हम सोए नहीं, मतलब हाफ एन आवर और 1 आवर आंख लगा होगा, बट नींद ही नहीं आता है एग्जाम से पहले। तो एग्जाम में जाते थे, बट इतना प्रेशर हम पहले ही ऑलरेडी देख चुके थे, मतलब प्रिपरेशन के में ही हम इतना प्रेशर को मीन्स क्या बोलते सहने का कैपेबिलिटी था कि एग्जाम का प्रेशर उतना हमको लगा ही नहीं सर। मीन्स नहीं सोने के बावजूद भी हम एग्जाम अच्छा चले जाते थे। How did you keep yourself motivated for throughout your engineering services preparation? टेस्ट सीरीज को ही रियल एग्जाम की तरह देते थे, तो इतना प्रैक्टिस हो चुका था टेस्ट सीरीज देने के बाद कि रियल एग्जाम भी हमको टेस्ट सीरीज ही टाइप से लगा। कुछ नहीं तो क्वेश्चन आया, कुछ सोचना ही नहीं है, बिकॉज हम 3H का प्रैक्टिस पहले से कर चुके थे। तो हमारा जब हर क्वेश्चन पे है तो हमको पता ही नहीं है कि यूपीएससी का इंटरव्यू है या टेस्ट सीरीज, जस्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन बनाना है, पहला राउंड में जो वो क्वेश्चन करना है जो इजिली हम कर सकते हैं, दूसरा राउंड में जो जो क्वेश्चन में फंस रहा था, तीसरा राउंड में जो हो नहीं रहा था। ये जब किए उसका एग्जाम 3 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि यूपीएससी का इंटरव्यू है, किसी का यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। Tell us about your family. My father is a businessman, and I have one brother and one sister, and we live in Hazaribagh, Jharkhand. Tell us about your native place. हेडक्वार्टर है सर नॉर्थ डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन का सर। हजारीबाग में नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीटीसी है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, जो कि पूरे झारखंड में पुलिस को वहीं ट्रेनिंग मिलता है, एंड सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व है झारखंड में आफ्टर धनबाद से। Tell us about your schooling. 10th तक मेरा स्कूलिंग नेशनल पब्लिक स्कूल हजारीबाग से हुआ, फिर 11th-12th हम डीएवी हजारीबाग से किए। उसका 12th कंप्लीट होने के बाद ही वेबजी का एग्जाम होता है सर, उसमें 2600 रैंक आया था। उसके बेसिस पे हमको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता में एडमिशन मिला। उसमें हम शुरू में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके गए, फिर फर्स्ट ईयर में हमको पता चला कि हमको ईएसी करना है, और ईएसी आईटी से होता नहीं है। तो सिंस मेरा सीजीपीए 8.5 से ऊपर था, तो हम ब्रांच को चेंज करवा लिए अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इसी का, और फिर गेट और ईएसी का एग्जाम। Tell us about your college. कॉलेज का कल्चर अच्छा था सर, डिसिप्लिन पूरा था, मीन्स ड्रेस का कल्चर था, मीन्स ड्रेस भी था और डिसिप्लिन भी, तो लगा ही नहीं कि कॉलेज है, कॉलेज भी स्कूल ही टाइप से था। तो और कॉलेज में मेरा एचओडी से अच्छा मीन्स जान पहचान था, तो मतलब अच्छा बन गया था सर मीन्स। तो हम कॉलेज में क्लास भी नहीं करते थे, बस एचओडी से एक एप्लीकेशन लिखवा लेते थे, तो हमको मिड टर्म और लैब बुक करने का भी मीन्स मिल जाता था। बिकॉज कॉलेज में यह था कि 75% अटेंडेंस रहना है, और हम कॉलेज करते ही नहीं थे, मीन्स 6 मंथ में 10 दिन 15 दिन चले गए तो बहुत है। तो यही था सर, कॉलेज हेल्प किया एचओडी सर के चलते। What message you want to leave for your juniors? कॉलेज के जूनियर को यही बोलेंगे कि पहले देख लो कि मीन्स कहाँ पे मीन्स का जाना है, अगर गवर्नमेंट फील्ड में जाना है या
प्राइवेट में जाना है, तो अगर प्राइवेट में जाना है तो फिर प्राइवेट का तो अच्छा-अच्छा कंपनी आता ही है कॉलेज में, उससे निकल जाओ। और नहीं तो अगर गवर्नमेंट फील्ड में जाना है तो फिर गेट और एसी ऑप्शन बचता है, अगर टेक्निकल डोमेन में जाना चाहते हो तो। अगर नॉन टेक में जाना चाहते हो तो फिर तो बहुत ऑप्शन है। Tell us about your hobbies. हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट से। सो यहाँ भी एक्चुअली हम एनटीपीसी में, बट सुबह क्लास चलता है और शाम में यहाँ 6 से 10 बजे तक हम लोग क्रिकेट ही खेलते थे। You have been an excellent student here at IES Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक यू मैम।